हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में क्या ईश्वर की धारणा में कुछ अंतर है या सबकी धारणा एक जैसी है? ये बताएं कि देश के प्रथम कृषि और खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन थे? ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? भील समुदाय में विवाह के लिए जब लड़की लड़के को चुनती है तो उसका क्या प्रोसेस है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस यस यस, आइए प्लीज, आइए नमस्ते। आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। You are Mr. Ishwar Lal Gurjar, right? जी सर। So Ishwar, your medium for the interview is English or Hindi? हिंदी सर। Hindi. And what was your medium for the mains? हिंदी में। And this is your which attempt? 5th attempt। Fifth attempt. Okay. So before we start, would you like to give your brief introduction to us? जी सर। जी बताएं। सर मेरा नाम ईश्वर लाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। जी। मैंने अपनी शुरुआती विद्यालय स्तर की पढ़ाई अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से बीए किया। जी। राजस्थान सरकार में ही मैंने एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में 4.5 वर्षों तक काम किया है। और यूपीएससी 2022 के एग्जाम में मुझे IRS IT सेवा अलॉट हुई है। मेरी हॉबीज जो है वो कविताएं लिखना और आत्मकथाएं पढ़ना है। तो आप IRS IT में हैं, ज्वाइन कर चुके हैं? जी सर। अच्छा, तो ज्वाइनिंग को भी कुछ महीने हुए होंगे आपको शायद? जी सर, मैंने EOL ली है। अभी आप EOL पे हैं? जी सर। ठीक है। EOL क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और बाकी कौन कौन सी छुट्टियां उपलब्ध हैं आपको? सर कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव मिल सकती है। बाकी की छुट्टियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। EL अभी नहीं जानते? अर्न लीव क्या होती है? EL होती है जब, लेकिन वो अभी मुझे उपलब्ध नहीं। वो सर्विस में हाँ, वो तो अभी तो मिलने का मतलब भी नहीं है। और EOL अधिकतम कितने समय की मिल सकती है? 1 साल तक की। वैसे सर 5 साल मिल सकती हैं, लेकिन सुन। और EOL आपके सीनियोरिटी में काउंट होगी या नहीं होगी? जी सर, मतलब सीनियोरिटी लॉस नहीं होता है ये लेने से। ठीक है जी। तो ईश्वर मुझे ये बताएं कि इस समय दुनिया में जिस बात पर सबसे ज्यादा झगड़ा है वो धर्म है। जी सर। और धर्म में भी टू बी वेरी प्रिसाइज ईश्वर के नाम पर झगड़ा ज्यादा है। जी सर। तो कुछ लोग जैसे महात्मा गांधी मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन दुनिया इस बात को मानती नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में क्या ईश्वर की धारणा में कुछ अंतर है या सबकी धारणा एक जैसी है? जी सर। सर जैसा महात्मा गांधी ने का कथन भी है कि ईश्वर के अनगिनत व्याख्याएं हैं, क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत हैं। हर व्यक्ति ने अलग अलग रूपों में महसूस किया है। तो जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं उनमें ईश्वर की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरह से दिखती हैं, लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हर धर्म ये मानता है कि अल्टीमेट सत्ता एक है, परम सत्ता जो वो एक ही है। हालांकि उसमें इस्लाम में उसे अल्लाह या हिंदुइज्म में उसे भगवान या अलग अलग तरह के नामों से पुकारा जाता है। तो ईश्वर के पहुंचने के मार्ग जो है वो धर्म अलग अलग दिखाते हैं, पर अंतिम सत्ता एक है। इस बात पे सभी धर्म सहमत हैं। ठीक है जी सर। अगर आपकी अनुमति हो तो जैसे एस राधा कृष्ण ने इसके बारे में बताया था कि धर्म के जैसे 2 रूप होते हैं, बाहरी और आंतरिक रूप। बाहरी रूप में अलग अलग धर्म हमें दिखते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप में सारे धर्मों का एक ही मूल संदेश और एक ही ईश्वर है। बहुत बढ़िया। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जी सर। लेकिन उसके बावजूद जैन लोग तीर्थंकरों को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान महावीर कहते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो कई बार भगवान बुद्ध कहते हैं। विशेष रूप से जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान की धारणा और ईश्वर की धारणा में अंतर है। क्या कुछ अनुमान है आपको, ये क्या अंतर हो सकता है इसके बीच? जी सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ उसमें ये अंतर हो सकता है। जैसे जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि संसार में ही तीर्थंकरों द्वारा जब केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तो वो उस तुल्य हो जाते हैं कि मतलब ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। ठीक है। और जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो सकता है कि जो जो देवता है, जो है सांसारिक जो देवता हैं, ईश्वर का जो सगुण रूप है उसे हम जो है देवता या भगवान के रूप में मान सकते हैं। शायद मैं इतना समझ। हिंदी साहित्य आपका विषय है, मुझे 2 कविताएं सुनाइए। एक ऐसी जिसका जोर इस बात पे हो कि भगवान नहीं होता है तो बिना बात के मानते हो, और दूसरी ऐसी
जो ये एहसास कराए कि तुम मानो चाहे ना मानो, भगवान तो होता ही है। जी सर। सर मैं कबीर का एक दोहा याद कर पा रहा हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट में राम हैं दुनिया देखे नहीं। बहुत तो यहाँ सुंदर। कबीर जो है अल्टीमेट रूप से ईश्वर के अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं, हालांकि वो जगत के कण कण में है ऐसा वो बता रहे हैं, निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसी कोई कविता जिसमें ईश्वर को नकारने के बारे में हो, अभी माफ कीजिएगा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। ईश्वर, जी सर। कृषि आपका पारिवारिक पेशा, मतलब पिताजी का पेशा है। जी सर। ये बताएं कि देश के प्रथम कृषि और खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन थे? माफ कीजिएगा सर, अभी याद आत्मकथा पढ़ना भी आपको अच्छा लगता है। जी सर। ये बताएं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति ने जो आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। हम्म, सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपका जन्मदिन इत्तेफाक से उस व्यक्ति के आसपास है जिन्होंने बड़ी लोकप्रिय आत्मकथा लिखी है। क्या आपने पढ़ी है वो आत्मकथा? सर महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं? आपका जन्मदिन 15 नवंबर है, उसके आसपास किस महान व्यक्ति की आत्मकथा? माफ कीजिए। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ी है आपने? जी सर। क्या खास है उसमें? सर वो आत्मकथा उन्होंने 1936 के दौरान जो है जेल में रहते हुए लिखने का शुरुआत की थी, और उस आत्मकथा में जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसके जिस स्वरूप की वो बात करते हैं उसमें ये जो समझने का मौका मिलता है कि आज़ादी से पहले जो देश और राष्ट्रीय आंदोलनों का जो स्वरूप था वो हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संस्कृति को बताता है। तो वो आत्मकथा पढ़कर मैं उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो महान मूल्य परंपरा थी उसे समझ पाया था। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उसमें क्या टिप्पणी है? जी सर। सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एग्जैक्ट मुझे आत्मकथा क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो पंडित नेहरू जी की जो सोच थी उससे मैं ये अनुमान लगा पाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेहरू जी जो हैं भारत की सक्रिय भागीदारी का समर्थन करते थे, और वो चाहते थे कि भारत जो है वो तृतीय विश्व के जो देश हैं उनके साथ सहयोग भी करे और नेतृत्वकारी भूमिका, और ऐसे देश एशिया अफ्रीका के ऐसे देश जो औपनिवेशिक सत्ता के तहत हैं तो उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास या अपनी स्वतंत्रता का एक उदाहरण सेट करे, तो वो देखने को मिलता है। अच्छा। एशिया और अफ्रीका के नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई थी मार्च 1947 में। क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है? जी सर। क्या खास थे उस बैठक की? उस बैठक में सर वो देश शामिल थे जो औपनिवेशिक सत्ता से या तो जो है नवजात स्वतंत्रता पाए थे या स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उसकी जो रूपरेखा थी उसमें एक तो नस्लवाद या किसी भी तरह के साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है सामूहिक आवाज़, वैश्विक आवाज़ उठाने की बात की गई थी। दूसरी जो है वो इन देशों की आर्थिक रूप से जो है विकसित देशों की तरफ से जो सहायता मिल सकती है उसे लेकर एक मुखर आवाज़ के रूप में उन्होंने अपने संगठन का स्वरूप निर्धारित किया। उस बैठक के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया गया था। क्या फैसला था वो? माफ़ कीजिएगा सर, मैं याद 50वां वर्षगांठ कब बनाया गया होगा? 1997। 97। जी सर। 97 में क्या नीतिगत निर्णय लिए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले? भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो खैर आपको बता दूं कि एक बिम्स्टेक का गठन हुआ। जी सर। और दूसरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी गठन हुआ। जी सर, थैंक यू। क्या कार्य करता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? ये हिंद महासागर के आसपास रहने जो स्थित देश हैं उनके हितों की रक्षा बात करता है, और नियम आधारित विश्व व्यवस्था और फ्री और ओपन जो नौवहन व्यवस्था संचालित होती है इन देशों जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके हित के संरक्षण का प्रयास करता है। क्या आपको लगता है कि चीन की जो उपस्थिति है हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों में बढ़ती जा रही है और यह एक तरह से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कूटनीतिक विफलता है? जी सर, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि चीन की जो गतिविधियां है वो लगातार जो है एक तरह से चेक बुक डिप्लोमेसी या जो डेप ट्रेप पॉलिसी के तहत उसने ऐसे बहुत से हिंद महासागर के छोटे देशों को जो है अपनी जो BRI परियोजना है या जो पल्स ऑफ उसकी जो नीति है उसके तहत लाने का प्रयास किया है, जिसमें हम देखते हैं कि श्रीलंका का हम्बनटोटा द्वीप जो है बंदरगाह हो या फिर मालदीव में जो अभी की जो स्थितियां हैं या फिर जिबूती में उसने जो अपना सैन्य अड्डा बनाया है, इससे ये ज़रूर लगता है कि चीन कहीं न कहीं अपनी जो आक्रामक रणनीति है उसका प्रयोग हिंद महासागर में जो है अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहा है।
लेकिन इसे काउंटर करने के लिए जो है भारत ने भी और दूसरे देशों ने भी बहुत सक्रिय प्रयास किए हैं। तो इसे असफलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय जरूर है कि भारत जहाँ एक प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता है हिंद महासागर में, वहाँ चीन की बढ़त भारत के लिए सही नहीं। जिबूती और सेशल्स के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? सर सेशल्स में जो है हम अपने एक नौसेना का जो है स्थायी ठिकाना बनाने को लेकर प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ सेशल्स से हमारे संबंध थोड़े जिबूती की बजाय जो है बेहतर स्थिति में है। हालांकि जिबूती में जो है चीन के सैन्य जो है स्थायी सैन्य अड्डा है, तो उनका झुकाव थोड़ा चीन की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जहाज़ों पे हाल फिलहाल में जो हमले हुए हैं, जी सर, उसका यह कारण यह भी है कि जिबूती और ओमान जैसे देशों के साथ हमारे संबंध उतने सक्रिय नहीं जितने होने चाहिए? जी सर, मुझे लगता है क्योंकि भारत का निर्यात और वैश्विक व्यापार जो है वो स्वेज और जो हिंद महासागर के इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा सघन है, और ऐसी स्थिति में भारत को ओमान और इन देशों के साथ जो है अपने संबंधों को उस तरह की प्रगाढ़ता लानी चाहिए, और जो एक्टिविटी है हमारी उसे सक्रिय स्तर पर बढ़ा दिया जाना चाहिए, ताकि हम अपने वैश्विक व्यापार के हितों का संरक्षण कर सकें। ठीक है, धन्यवाद ईश्वर। ईश्वर लाल गुर्जर जी, जी सर। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको जानते हैं? जी सर। कुछ बताएं उसके बारे में। सर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट जी ने की थी, और ये इसके अलग अलग शाखाएं देखने को मिलती हैं। शुरुआत इसकी भीनमाल से जो है राजस्थान में वहाँ से होती है। इनका इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इन्होंने सिंध की तरफ से होने वाले अरब आक्रमणों का एक लंबे समय तक जो है विरोध किया था, और ऐसा इतिहास में जो है पढ़ने को भी मिलता है कि 300 सालों तक जो है बाहरी आक्रमणों से भारत की अगर रक्षा की है तो वो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने की है। और बाद में इसी गुर्जर प्रतिहार शासकों के पतन के बाद से ही राजस्थान में जो है अलग अलग रियासतों का उदय भी हुआ था। दो बड़े प्रसिद्ध शासक हुए हैं इस वंश में, एक का नाम था नागभट्ट द्वितीय जी सर। और एक थे मिहिर भोज। जी सर। उनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। जी सर। सर नागभट्ट द्वितीय ने जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मालवा प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, जो उनके इष्ट देवता भी थे। तो स्थापत्य कला में उनका योगदान देखने को मिलता है। और महिर भोज के बारे में जो है विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि उनके दरबार जो है वो विद्वानों से जो है आबद्ध रहते थे, तो उन्होंने संस्कृति, धर्म और इन सारी चीज़ों को संरक्षण प्रदान किया। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है जहाँ पे शिव मंदिर हैं, और अभी हाल में ही ASI ने उसका रेस्टोरेशन किया है, आप उस स्थान के बारे में जानते हैं? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे भी। ठीक है, आप राजस्थान से हैं, आपने CRA के बारे में सुना है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड जो होता है उसके बारे में? जी सर। क्या होता है ये? सर ऐसी क्रॉप्स को बढ़ावा देना जो जलवायु से होने वाले बदलावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनमें हो, जैसे कि सूखे को सहन करने की क्षमता हो, या दूसरी तरह की आपदाओं को झेलने का जो है वो वैज्ञानिक रूप से ऐसी फसलों को अगर विकसित किया जाता है तो उनको वो फूड कहा जाता है। हाल में ही नीति आयोग ने CRA को लेकर के कुछ अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, कुछ उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है, आपको उसके बारे में आइडिया है? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे नहीं आइडिया है। 15वें वित्त आयोग के बारे में आपको कुछ आइडिया है? उनके सर। रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी मुख्य सर। रिकमेंडेशंस बताइए कुछ। सर 15वें वित्त आयोग ने जो है करों का वितरण राज्यों के बीच में जो है करते हुए 41% जो केंद्र के संग्रह है, राजस्व संग्रह है, उसमें से राज्यों को देने की सिफारिश की है। इसके अलावा अगर हम वर्टिकल जो टैक्स जो कर अंतरण करना था, उसमें उन्होंने जो है 2 चीज़ों को शामिल किया है, जिसमें एक तो राज्यों के द्वारा अपने कर प्रशासन को बेहतर करने के लिए प्रयास किया गया है, तो 2.5% उनको उसका वेटेज रखा गया है। इसके अलावा डेमोग्राफिक को भी जो है शामिल करते हुए डेमोग्राफिक को जो सुधारने के जो प्रयास किए गए हैं, ऐसे राज्यों के लिए जो है 12.5% तक का उन्होंने वेटेज रखा है। इसके अलावा जनसंख्या, क्षेत्र और इकोसिस्टम, पर्यावरण वगैरह का जो है अलग अलग तरह का वेटेज रखा है। इसके साथ ही सर 15वें वित्त आयोग ने कुछ सिफारिशें जो है ये भी की हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग जो है फंड बनाया जाना चाहिए, ताकि उनके आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा सके। वित्त आयोग की एक सिफारिश थी जिसमें उन्होंने राज्य के द्वारा जो बोरोइंग होती है उसके ऊपर कैपिंग कर दी। जी तो सर। किस राज्य ने उसके अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में? आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में? जी सर, एग्जैक्ट नहीं, पर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वेस्ट बंगाल। केरल ने किया है। जी
संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत इस प्रकार के सूट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता, पर आर्टिकल 311 के तहत। ठीक है। ईश्वर लाल, ये बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने। हाँ, तो दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से आपका एसोसिएशन भी है, जी बताइए इन पे कुछ प्रकाश डालिए। मैम, दयानंद सरस्वती ने जो है वो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में सुधारों की बात की। उन्होंने कर्म कांड, मूर्ति पूजा जैसी आडंबरों का विरोध किया और जाति व्यवस्था में होने वाले भेदभाव को जो है समाप्त करके समानता की बात की। साथ ही उन्होंने वेदों की और लोटों के माध्यम से जो है हिंदू धर्म को जो है सरल बनाने का प्रयास भी किया। इसके अलावा उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किया और पहली बार भारत में स्वदेशी और स्वभाषा स्वराज की जो बात है वो दयानंद सरस्वती ने की। बहुत अच्छे। वैदिक स्क्रिप्चर पे उन्होंने लौटने की बात की है ना, बैक टू वेदास। तो अगर हम समझते हैं इसको कुछ इस तरह से कि अगर अभी हम एजुकेशन सिस्टम, चूंकि आप एक टीचर भी रहे हुए हैं तो उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और क्या ये सॉल्यूशन हम ला सकते हैं कि हम वेदास से जो है अपने एजुकेशन को गाइड करें? जी मैम, जहाँ तक आपके प्रश्न के पहले हिस्से का सवाल है, तो पहले की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो पूरे शिक्षा व्यवस्था में अगर हम समस्याएं देखें तो पहली समस्या देखने को ये मिलती है कि हमारा जो सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है वो 21वीं शताब्दी के हिसाब से या आधुनिक जीवन के हिसाब से मैंने जो महसूस किया वो नहीं है। तो पाठ्यक्रम और सिलेबस में जो है हमें एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे मैम कि 21वीं सदी की स्किल्स को शामिल करना होगा, हमें कोडिंग, एआई या नई तकनीकों को शामिल करना होगा। दूसरा, हमें क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। दूसरी समस्या ये है कि मूल्यांकन के स्तर पे हम अंकों पे बहुत अधिक जोर देते हैं, तो होलिस्टिक जो है मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। 360 डिग्री जो है मूल्यांकन का सिस्टम लागू करना पड़ेगा। और तीसरा प्रयास जो है हमें शिक्षा प्रशासन के स्तर पे करना होगा। शिक्षकों का मूल्यांकन, उनके ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन जो है उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि कोई राजनीतिक फैसला होना चाहिए, ताकि वो अलग तरह से जो है नवाचार करते हुए अपना काम कर पाएँ। ठीक है। और यदि इसमें हम अब जो वैदिक वहाँ वेदों से प्रेरणा लेते हुए यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, तो पहला प्रयास तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे वैदिक गणित या जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की जो है इस समय भी ज़रूरत है, क्योंकि समाज में जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि मूल्य और नैतिक शिक्षा प्रणाली ही भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त जो है देश बना सकती है। तो मुझे लगता है कि नैतिकता की शिक्षा या वैदिक गणित या ज्ञान विज्ञान के जो वो वाला जो डायमेंशन है उसे जरूर ऐड करना चाहिए। और गुरुकुल एजुकेशन क्या है? जी मैम, गुरुकुल एजुकेशन जो है वैदिक समाज में जो है शिष्य जब गुरु के साथ रहकर पढ़ाई करते थे तो उसे वापिस जो है आवासीय विद्यालयों के रूप में होते थे और वहाँ शिष्य जो है अपनी सारी गतिविधियां जीवन की अपने जो है आत्मनिर्भर तरीके से करते थे, तो उसे भी लागू किया जा सकता है। आजकल स्कूलों में गाली का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है ना, और हम देखते हैं कि गालियां जो हैं वो महिलाओं पर ही आरोपित होती हैं, उन्हीं पर लगती हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से निपट सकते हैं? जी मैम, ये जो है वो सोशलाइजेशन, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, हमें वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होगी। सामाजिकरण की प्रक्रिया तो घर से शुरू हो जाती है। जी मैम, स्कूलों के द्वारा हम कैसे बदलाव लाएंगे? मैम, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो द्वितीय सामाजिकरण होता है और वो ऐसा समय होता है जब बच्चे के बुनियादी मूल्यों का निर्माण हो रहा होता है। तो उसमें पहला काम ये करना है कि प्राइमरी टीचर का चरित्र नैतिक रूप से इतना उन्नत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कथनों की बजाय जो है आचरण से अधिक सीखते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उनके नैतिक चरित्र पे जो है उन्नत होना चाहिए। दूसरा प्रयास हमें ये भी देखना होगा कि बच्चे केवल 6 घंटे ही स्कूल में रहते हैं, 18 घंटे वो घर पे रहते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता की भूमिका यहाँ बहुत बढ़ जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे कहीं इस तरह की चीज़ें घर के स्तर पे तो नहीं सीख रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल सीखते ही हैं घर के स्तर पर। जी मैम। और घर के माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत ही फाइन डिफरेंस होता है, और घर को लेकर ही बच्चे स्कूल में आते हैं। जी मैम। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको और कोई आप किसी थ्योरी से, साइकोलॉजिकल थ्योरी से, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट से कुछ आप बताना चाहेंगे? जी मैम, एक मैं ये सोच पा रहा हूँ कि जैसे बच्चे स्कूल आते हैं तो हम प्रार्थना सभा के दौरान या पढ़ाने के दौरान ऐसी गतिविधियों में उन्हें संलग्न रखें
ताकि बच्चों को शुरू से ही जो है गलत और सही का फैसला वो सही तरीके से कर पाए, या विद्यालय में कम से कम ऐसा हम परिवेश बनाएं कि बच्चे जो हैं इस तरह की गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, आप राजस्थान से हैं, टूरिज्म बिल्कुल दिमाग में आता है ना? तो ये सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? जी, सस्टेनेबल टूरिज्म में मैम जो है वो केवल आर्थिक पक्ष को ही ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि जो है सामाजिक और पर्यावरणीय पक्ष को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि कोई टूरिज्म साइट है तो वहाँ के पर्यावरण के ऊपर इस तरह का पर्यटन या आक्रामक पर्यटन ना हो कि वहाँ का पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाए, तो उसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरण, लोकल कम्युनिटी की कितनी भागीदारी होती है इसमें? लोकल कम्युनिटी की जो है निश्चित रूप से मैम बहुत जो है, क्योंकि उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कब मनाते हैं हम ये नेशनल टूरिज्म डे? माफ़ कीजिएगा मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, है ना? चूँकि आपने हॉबी में भी अपनी टीचिंग प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लिख रखी है, अभी अगर हम देखें ASER रिपोर्ट को, है ना, तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी से ज़्यादा हमें एलिमेंट्री पे फोकस करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? प्राइमरी तो फाउंडेशन है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम क्यों फोकस बढ़ा रहे हैं? इसकी एक वजह मैं ये सोच पा रहा हूँ मैम कि जैसे बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है, उसमें चूँकि सीखने की गतिविधियाँ कॉग्निटिव लेवल पे शुरू हो जाती हैं, तो यदि किसी बच्चे को 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में यदि हम जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में अगर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका लर्निंग आउटकम जो है काफ़ी बेहतर हो पाता है, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है। इसलिए जो है हम उसे 3 से 6 जो प्ले स्कूल या जो प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। एलिमेंट्री एजुकेशन के समय ड्रॉप आउट बहुत बढ़ जाता है, क्या होता है ड्रॉप आउट? ड्रॉप आउट में जो इनरोलमेंट होने के बाद जो है नामांकन के बाद जब बच्चा नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आ पाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि किस में ड्रॉप आउट ज़्यादा देखते हैं, लड़कियों में या मेल स्टूडेंट्स में? मैम असर की रिपोर्ट तो ये बताती है कि लड़कियों में जो है ड्रॉप आउट कक्षा 8 तक जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, थैंक यू सर। ईश्वर जी, आप अभी चर्चा में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया आपने। जी ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? सर, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का जो शब्द है, जैसे सेक्युलरिज्म जो इंग्लिश में हम यूज़ लेते हैं, ठीक है, उसकी जो है अलग व्याख्या होती है। लेकिन यदि हिंदी में हम देखें तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की बजाय जो है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है। तो इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये है कि भारत में चूंकि धर्म के 2 अर्थ होते हैं, एक धर्म मजहब रिलीजन जो हम जोड़ते हैं, दूसरा भारत में धर्म इति धार्यते कर्तव्य के रूप में। तो यदि हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो कहीं लोग इसे कर्तव्यों से निरपेक्षता ना समझ ले, इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा, ताकि राज्य जो है वो पंथों से, संप्रदायों से, कल्ट से जो है सेक्ट से अलग रहें, न कि कर्तव्यों से अलग रहें। ठीक है, तो हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। जी सर। कोई 5 उदाहरण देंगे? सर, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 के तहत हर एक पंथ और संप्रदाय को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा सर आर्टिकल 29 में हम जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती हैं उनको अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण का पूरा अधिकार देते हैं। और तीसरा मैं ये सोच पा रहा हूँ कि सर भारत में चूँकि रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत है, तो राज्य सरकार जो है वो किसी धर्म के पक्ष में नहीं रहते हुए सर्वधर्म समभाव का भाव रखती है, और ये हम पिछले 75 सालों के लोकतांत्रिक जीवन में देख भी पा रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल में याद। ठीक है, जब हमारे संविधान के मूल में पंथ निरपेक्षता है तो इसे प्रस्तावना में शामिल करना प्रासंगिक है? जी सर। क्या लगता है आपको? सर, प्रस्तावना चूंकि जो है संविधान का दर्शन को, संवैधानिक दर्शन को जो है जाहिर करती हैं, तो मुझे लगता है कि सर संविधान में हालांकि ने उल्लेखित होते हुए भी जो है पंथ निरपेक्ष स्वरूप है हमारे संविधान का, लेकिन चूंकि हम संविधान प्रस्तावना में यदि हम इसे ऐड कर देते हैं तो एक सकारात्मक संदेश ही जाता है, तो मुझे लगता है सर ये उचित है। पक्का? पक्का सर। चलिए, एक सवाल ये बताइए कि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि मरुस्थल धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। जी सर। राजस्थान में। जी सर। इसके कोई भी 3 लाभ और कोई भी 3 हानियां बताइए। जी सर। सर, जैसे राजस्थान में उत्तर पूर्व की तरफ जो है हरियाणा की तरफ मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई है तो वहाँ मरुस्थलीकरण की गतिविधि जो कम हुई और वो सिकुड़ता जा रहा है। यदि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की बात करें
तो नकारात्मक रूप से तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक तो किसी भी इकोसिस्टम में जो मरुस्थिति की परिस्थिति है उनकी, उसमें यदि बदलाव होगा तो वहाँ की जैव विविधता पे प्रभाव पड़ेगा, वहाँ रहने वाले सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधों पे नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारा यदि सिंचाई या पानी की स्थिति अगर बढ़ती है तो वहाँ जो खेजड़ी या केर जैसे पेड़ हैं वो पनप नहीं पाएंगे। दूसरी प्रभाव यह है कि सर वहाँ अत्यधिक सिंचाई या कृषि गतिविधियों की वजह से सेम जैसी प्रॉब्लम हो रही है, जल भराव कि अधिक सिंचाई की वजह से भूमि दलदली बन जाती है, तो एक वक्त के बाद मरुस्थल के दलदल में बदलने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि मैं इसके सकारात्मक रूप से प्रभाव देखूं तो ये है कि मरुस्थल के सिकुड़ने से वहाँ पशुपालन की गतिविधियां बढ़ेगी, क्योंकि ये चारागाहों का जो है विकास हो रहा है। दूसरा है कि कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में भी एक आर्टिकल था कि भारत के प्रत्यक्ष कर उत्प्लावकता में सुधार हो रहा है। जी सर। इसका क्या मतलब है? सर मैं जो समझ पाया हूँ उसका ये है कि भारत में टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो पहले से कम हुई है और हमारी कर संग्रहण की क्षमता, दक्षता जो है वो बढ़ी है। जैसे सर एक एग्जांपल हो तो हमारा पहले टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट जो होती थी वो टैक्स कलेक्शन के जो है 0.53% हुआ करती थी। अभी जो है हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन का 0.5 है, तो इसमें सुधार हुआ एक तो। कर उत्प्लावकता से क्या समझते हैं आप? माफ़ कीजिएगा सर, मैं नहीं समझ। इंग्लिश में क्या टर्म है? बॉइंड से, टैक्स बॉइंड्स। जी सर, जैसे अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ती है तो कर संग्रह में होने वाले उछाल को हम शायद कर उत्पादकता कह सकते हैं। चलिए ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर हम अपने देश का इनकम टैक्स जीरो कर दें जी सर। और व्यय पर कर लगाएं, एक्सपेंडिचर्स पे कर लगाएं, जी सर। तो क्या हमारे देश की ब्लैक मनी की समस्या समाप्त हो जाएगी? सर मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा, क्योंकि क्या होगा इससे, ये बताइए पहले। जी सर। सर एक तो इनकम टैक्स जो है तात्कालिक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि जो प्रत्यक्ष कर है वो हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन में 53% से अधिक का योगदान देता है। तो इतना इसे जो है हटाने और इतना बड़ा इसका अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट उधर थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। दूसरा ये प्रभाव पड़ेगा कि सर इससे जो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर जो है हमारा वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा और भारत में आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है। और ब्लैक मनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, काले धन पर? यदि हम एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाए तो आयकर जीरो कर देते हैं। जी सर। सर इसे जो है हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं आयकर यदि जीरो होगा तो अपनी जो भी आय होगी उसे उजागर करेंगे, तो टैक्स का जो अनुपालन है वो तो बढ़ेगा ही, और निश्चित रूप से शायद इसमें जो है हम ये सोच सकते हैं कि ब्लैक मनी में भी कमी आएगी। थैंक यू ईश्वर जी। ईश्वर, ये बताइए कि आप भीलवाड़ा से हैं, वहाँ भील समुदाय की आबादी कितनी है? जी सर, भील समुदाय जो है वहाँ की टोटल आबादी में 20 से 25% का हिस्सा। राजस्थान में दो ट्राइब सबसे महत्वपूर्ण है, भील और मीणा। जी सर। इन दोनों की जीवन शैली में और इन दोनों के मुख्य धारा के साथ जुड़ाव में कितना अंतर है? जी सर। सर पिछले 2 दशकों में बहुत बदलाव आया है। शुरुआत में जो है मीणा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जहां मैदानी भूमि है और उपजाऊ भूमि है वहां स्थित हैं, तो इसलिए से कृषि में उनकी संलग्नता शुरू से ही ज़्यादा रही है। और जबकि भील आबादी जो है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पहाड़ी और अरावली क्षेत्रों में है, जहाँ कृषि उत्पादकता भूमि की उतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी कृषि से जुड़ा उतना अच्छा नहीं है। दूसरी दिक्कत सर जो है शिक्षा के स्तर पे है कि मीणा समुदाय की जो है वो शिक्षा तक पहुंच जो है पिछले 2-3 दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसलिए अलग अलग जगहों पे उनका प्रतिनिधित्व भी जो है बढ़ा है। ये शिक्षा की क्रांति मुझे भील समुदाय में देखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ शिक्षा को लेकर उतनी जो है नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व भी जो है वो कम है। गोल गोधेड़ो क्या होता है? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये भील समुदाय का एक उत्सव और त्यौहार होता है। भील समुदाय में विवाह के लिए जब लड़की लड़के को चुनती है तो उसका क्या प्रोसेस है? जी सर, एक प्रोसेस जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि इसमें जो वर होता है उसको वधू के घर पे जाकर कुछ समय के लिए काम करना पड़ता है, यानी अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है, और जब ये सारी प्रोसेस होती है तो फिर जो है वधू पक्ष की सहमति के बाद उसका विवाह होता है। कुछ समय पहले गुर्जर समुदाय ने दावा किया कि उनको भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। जी सर। तो बिना ये सोचे कि आप गुर्जर समुदाय से हैं, आपकी राय क्या है, ये मांग उचित थी या अनुचित थी?
सर मेरा इस पे मत है कि किसी भी समुदाय को आरक्षण का लाभ केवल किसी राजनीतिक मांग के तौर पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि चूंकि आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन जो है स्टेट के द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत क्या गुर्जर समुदाय एसटी होने की अर्हताएं पूरी करता है? सर उस समय जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी का जो मूल्यांकन था वो ये था कि किसी भी समुदाय को एसटी का जो दर्जा देने का एक क्राइटेरिया होता है और उसमें उसकी विविध सांस्कृतिक विशेषता होनी चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं होना चाहिए या कृषि या शिक्षा का स्तर बहुत कम होना चाहिए। तो विशेष रूप से गुर्जर समुदाय में जो है शिक्षा के स्तर पे जो है पिछड़ापन जरूर था, लेकिन भूमि और चरवाहा भूमि उनके पास थी, तो उस आधार पे जो है उन्हें एसटी का दर्जा देने से राज्य सरकार ने मना किया। ठीक इसी प्रकार आजकल एक डिबेट चल रही है कि क्या मुसलमानों को एससी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। अभी मुस्लिम समुदाय ओबीसी हो सकता है, जनरल हो सकता है, एसटी हो सकता है, पर एससी नहीं हो सकता। एससी में हिंदू, सिख, बौद्ध ये 3 कम्युनिटीज आ सकती हैं, बाकी कम्युनिटीज नहीं आ सकती हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की ये डिमांड कि उनको एससी का स्टेटस दिया जाए उचित है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए अपने। सर मुझे लगता है कि किसी भी समुदाय को इस आधार पर कि उनका वो पिछड़ापन है सामाजिक या शैक्षिक, उस आधार पर उन्हें एससी या एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। एससी और एसटी का दर्जा जो है जो भी निश्चित क्राइटेरिया उसी के आधार पर दिया जाना चाहिए। सीधे बताइए कि मुसलमानों को एससी में शामिल करने की उनकी डिमांड जिस पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है, आप अगर होंगे फैसला करने वाले तो देंगे या नहीं देंगे? सर मुझे लगता है कि एससी और एसटी का दर्जा जो है वो ऐतिहासिक जो उनके साथ पिछड़ापन रहा है उसके आधार पर दिया जाना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत नहीं। मतलब नहीं देना चाहिए। जी सर। चलिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप एक टीचर रहे, मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे, 4th क्लास के बच्चे हैं। जी सर। आपने किसी बच्चे को उठा के थोड़ा बहुत समझाया कि बेटा टाइम पे आया करो, तुम लेट आते हो, और वो बच्चा भरी क्लास में गुस्से में आपको गाली देता है। कहीं मैडम ने गाली का जिक्र किया, मैं उसी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक प्राइमरी टीचर के तौर पर आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? पूरी क्लास के सामने उसने गाली दी, सारे बच्चे मुंह दबा के नीचे सिर करके हंस रहे हैं जोर जोर से आपके ऊपर, सिचुएशन पर। सर मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और जो बच्चे हैं वो उन सब के साथ समान व्यवहार जो है मेरा जो है मैं मूल्य के स्तर पे मानता हूँ। तो मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो प्रतिशोधात्मक नहीं होगा। उठाऊंगा नहीं है, सीधे बताओ क्या करोगे, सिद्धांत नहीं बताना है। जी सर। ये हुआ आपके साथ, अब बताओ कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे उसके बाद? सर मैं बच्चे के साथ जो है प्रतिशोध या बदले की भावना से पेश नहीं आऊँगा, बल्कि शुरू में मैं ये प्रयास करूँगा कि उसे इस बात का एहसास दिलाऊँ, समझाऊँ कि ये गलत है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरे बच्चों को भी इसके माध्यम से जिस तरह के शब्दों का उसने प्रयोग किया है उन्हें भी इस तरह का बर्ताव न करने के बारे में बोलूँगा। यदि वो बार बार इस तरह की गलती को रिपीट करता है तो फिर मैं आगे दूसरे कदम उठाऊँगा। कौन से कदम उठाएंगे? फिर सर जो है उनके माता पिता को समझा सकता हूँ, और अगर कोई दिक्कत है बच्चे के साथ कि हो सकता है कि उस वजह से उस तरह का बिहेवियर वो कर रहा है, तो मैं वो कारण जानने का प्रयास करूँगा। ठीक है ईश्वर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जा सकते हैं आप। धन्यवाद। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस आइए। आप ईश्वर होके पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब तो आपने बनाया है। जी। कैसा लगा? ठीक था सर। ठीक लगा। कितने नंबर आ जाएंगे आज? 170 प्लस। और कितने चाहिए? 190 से 200। आज के इंटरव्यू में मेरे ख्याल से हमने वैसे सोचा नहीं, डिस्कस नहीं किया, पर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 180 से 190 के बीच में कहीं दूंगा। जी सर। आज के इंटरव्यू में। ठीक है, तो अब मोटा मोटा 180 प्लस पे है ये मान के। अब प्रॉपर आईएएस के लिए अगर आपको 190 चाहिए तो थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। आज आपकी एंट्री बहुत अच्छी थी, ड्रेस आपकी बहुत 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 अच्छी है, अंगूठी थोड़ी सी ढीली है, पर वो वहाँ शायद हटवाई लेंगे यूपीएससी में। नहीं सर, अभी रखने देते हैं। अच्छा, घड़ी वड़ी से करवा लेते होंगे? नहीं, ये भी रख सकते हैं, वो कोविड के दौरान था। अच्छा, मुझे लगा था कि वो स्थायी उन्होंने कर दिया। नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा लूज है, वो बार बार लगता है बाहर निकल रही है, तो देख लेना उस चीज़ को, है ना। सॉक्स चेंज कर लेना, वो थोड़ा सा जो डिज़ाइन वाला होता है ना, ठीक नहीं लगता है। प्लेन सॉक्स पहनना, जो ही पहनो। टाई थोड़ी सी लूज है, एकदम सेंटर में हो, टाइट हो, ये ज़रूरी है ना। तो जब अंदर जाएंगे तो उससे पहले शीशे में टाई देख लेना खुद ही। ठीक। और क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर हैं
एक नए बच्चे पर फिर भी चल जाता है कि भाई टाई का अभ्यास नहीं है, पर आप तो IRS हैं, बेशक आपने काम नहीं किया पर एजम्पशन है कि अब आप ऑफिसर हैं तो आपको पता होना चाहिए। बैठने का तरीका शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। EOL आपने खुद ही बोल के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जब आप EOL बोलेंगे तो सवाल तो पूछेंगे क्या होती है, तो EOL क्या है, कितने समय मिलती है, सीनियरिटी पे इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। एक शब्द डाइज नॉन होता है, वो भी देखना, उसी में आपको रूल में समझ जाएगा। फिर EL, CL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, वो जितनी लीव्स हैं एक बार देख लीजिए कम से कम, आइडिया रहे। CCL होती है, चाइल्ड केयर लीव है, रूल्स इन सबके पढ़ लीजिए। ईश्वर शब्द को लेकर भगवान वगैरह पर ठीक था आपका, जनरली ठीक था। जैन दर्शन में आपने अंदाजा ठीक लगाया, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ भगवान का स्टेटस ईश्वर से कम होता है। जी ईश्वर को वो नहीं मानते, यानी जिसने संसार को बनाया, जिसको करता धरता संहरता कहते हैं, उस रूप में नहीं मानते। लेकिन भगवान एक लोअर स्टेटस पे वो तीर्थंकरों के साथ मानते हैं, तो वो एक बार हल्के से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य में ईश्वर की बात आई तो आपने एक तो बता दिया है, जैसे कबीर ने कहा कि ईश्वर क्यों है, कस्तूरी कुंडली बसे वाला। दूसरी तरफ का नहीं बताया, थोड़ा सा लिंक बैठा लीजिए। जैसे दिनकर का आपने सुना होगा, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है इस मिट्टी में जीवन में। ईश्वर का विरोध कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसा विरोध ईश्वर का आधुनिक काल में देखेंगे तो सर्वेश्वर ने भी एक जगह किया है, नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कविता बड़ी पसंद है, शिवमंगल सिंह सुमन की लिखी हुई कविता है। वो कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। उसके बाद पता क्या है, वरदान मांगूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं। तो वरदान मांगूंगा नहीं, ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके लिए ऐसे रेफरेंसेस में काम आ सकती हैं। ठीक है, आत्मकथा पे विश्लेषणात्मक ठीक था, लेकिन थोड़ा सा अब एक तो आपने ऐसी बात कह दी ना, मोहभंग जैसा मुझे लगा। 15 नवंबर को आपका जन्मदिन है, सर कह रहे हैं कि आपके जन्मदिन के आसपास किसी की जीवनी बताइए, आप कह रहे सर नहीं सोच पा रहा हूँ। अरे 14 नवंबर पूरा देश जानता है, चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, बाल दिवस होता है। 15 नवंबर को आप पैदा हुए। अगला सवाल, नेहरू जी क्या तुम्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ, पढ़ी है। अरे यार वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। हाँ, तो अब कोई बात नहीं, मौका फ़ायदा ये है ना कि अब रिकॉल हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा पता होनी चाहिए। 10-20 आत्मकथाएं देख लो भाई, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो यार, आत्मकथा के नोट्स पढ़ो, सबके नाम लिखे हुए हैं उसमें। IR पे अच्छा था, IRS पे भी जनरली आपका ठीक था। एजुकेशन के मामले में भी आपने अच्छा बताया। एक नेशनल टूरिज्म डे देख लीजिएगा, वो थोड़ा मिस हो रहा था। जो लास्ट मेंबर हमारे हैं, सेक्युलरिज्म पे आपने ठीक हैंडल किया। प्रीएम्बल वाला भी आपने, मुझे लगा कि मेंबर बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जवाब ठीक था, मतलब उसमें बहुत तनाव की बात नहीं है। डेजर्टिफिकेशन में कुछ लगा कि कम अध्ययन किया हुआ है, जबकि आपका अपना होम स्टेट है। टैक्स बायंसी आपने मैनेज कर ली, जैसे अंग्रेजी में पता लगा। एक्सपेंडिचर टैक्स वाले में काम चल गया, लेकिन एक IRS ऑफिसर से ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि थोड़ा और गहरा उत्तर देगा, तो एक बार इस पक्ष पर भी देख लीजिएगा। भील मीणा वाला ठीक था। गोल गधेड़ो उनकी एक प्रथा है भील समाज की, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा, वो देखिएगा। उसका संबंध, वो एक पेड़ के आसपास गोलाई में लोग खड़े होते हैं, वहाँ बीच में एक लड़का होता है, वो अपनी बात रखता है, ऐसा कुछ है। मैं बहुत पहले मैंने आंसर में पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग वो प्रथा है, एक बार देखिएगा उसको। मुस्लिम्स को SC स्टेटस, गुर्जर्स को SC स्टेटस, दोनों में आपका बैलेंस स्टैंड है। और हालांकि मुसलमान वालों मामले में आपने तर्क नहीं दिया, रिस्पॉन्स ठीक दिया कि ऐतिहासिक वजहों से मिलना चाहिए, वो नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा समझा के कि जो अनुसूचित जाति है, दलित समाज है, वो हिंदू समाज में उनके साथ शोषण हुआ। जी, अगर कोई हिंदू है ही नहीं तो ये तर्क लागू नहीं होता कि उसके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। ये तर्क सरकार का आमतौर पर रहा है, तो आप इस भाषा में बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जो बच्चे ने गाली दे दी है क्लास में, वो आपने ठीक से हैंडल कर लिया, एक्सप्रेशन आपका अच्छा है। आज केवल एक बात हमें कहीं कहीं लगी कि आपके उत्तर कहीं कहीं ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगा। थोड़ा सा लंबा उत्तर अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं आपने ना वेग बातें करके लंबा उत्तर किया। जैसे मैंने कहा बच्चे ने गाली दी, अब आप क्या करेंगे? आप दुनिया भर के सिद्धांत देने लग गए। सिचुएशन में सिद्धांत नहीं देने हैं, सीधे एक्ट करना है कि मैं उस सिचुएशन में 3 स्टेप लूंगा, 1 2 3 ऐसे।
तो एक बस इतना ध्यान रखना कि बहुत लंबा उत्तर अगर मेंबर से चेहरे पे फील हो कि लंबा उत्तर से परेशान हो रहे हैं तो अपने आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है। बाकी ठीक है, 180 प्लस है, 185 मान लीजिए, और 190 से 200 की रेंज आपकी है। इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक। तो IRS से आप IAS की यात्रा पे निकले हैं इस बार। जी सर। नंबर 2 पे क्या रखा है? IPS। IPS तो जेब में है आपके, लेकिन IAS ही बनी है। जी सर। है ना? ऑल द बेस्ट। एक सवाल था सर। हाँ, पूछिए। जैसे बोर्ड मेंबर सवाल पूछते हैं तो कई बार उनका सवाल इतना लंबा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि सवाल क्या है, वो Patience। एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मतलब क्या बीच का रास्ता हो कि आप बता दें बस? मैंने UPSC में 3 इंटरव्यू दिए, तीनों बार एक ही मेंबर ऐसा मिला। बहुत लंबा सवाल, घूमता जा रहा है, कुछ निचोड़ हाथ में आ नहीं रहा। तो ऐसे में जो मैंने स्टेप लिया कि जो सवाल के अंत में जो हिस्सा है आप उसको मेन सवाल मान लीजिए। ठीक। तो मैंने उसमें अंत में क्या कहा उनसे कि सर माफ़ी चाहता हूँ, आपका बहुत लंबा सवाल था, तो मैं जो समझ पाया हूँ आपका मूल सवाल ये है, तो क्या मैं इसी का उत्तर दूँ? अच्छा, पूछ सकते। फिर बोलते थे हाँ इसी पर बात कीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। ये आप पूछने से बचना चाहें तो आप कहेंगे सर आपके सवाल को जो मैं कॉम्प्रीहेंड कर पाया हूँ, मूल सवाल ये है कि क ख ग, तो इसके लिए मेरा उत्तर ये है। अगर उनके मन में कुछ और भी सवाल होगा तो उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन में कहेंगे नहीं मेरा सवाल ये भी है, लेकिन आप अपनी ओर से एक सवाल मान के ये बताते हुए कि मैंने ये कॉम्प्रीहेंड किया है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। एक और सवाल है सर कि जैसे मैं नमस्ते करता हूँ और पिछले 2 इंटरव्यू में मैंने यही संबोधन रखा है। अब मैंने 1-2 मॉक भी दिए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के करना चाह रहे हैं जो हाथ जोड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए मतलब? इसके 2 उत्तर हैं। पहली बात ये कि बिना बात के अलग दिखना अच्छी बात नहीं। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। दूसरा, जब आपका मूल्यांकन होगा उस समय किसी मेंबर को याद भी नहीं रहेगा कि हमने नमस्ते किया था या गुड मॉर्निंग किया था। ठीक है। तो ये बात मीनिंगलेस है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अलग दिखना बिना ज़रूरी चीज़ के अपने आप में फ़ायदे की बात नहीं है। तो बेहतर है कि गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, क्या ज़रूरत है नमस्ते की। और जैसे मैं आई कमीन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं उसमें बहुत सहज महसूस करता हूँ और ऐसे हाँ तो बोलता ठीक है, बोलो ना क्या मैं आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि 30 मिनट के बाद जब इंटरव्यू के नंबर मिलेंगे किसी को याद भी नहीं होगा, जैसे हमने खूब डिस्कशन किया आपके बारे में, ये पॉइंट आया ही नहीं कि हमने नमस्ते की थी, कोई नहीं बोला, याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल चीज़ है, कोई महत्व नहीं है इस बात का। तो इस बात का तनाव नहीं लेना है, जिसमें आप सहज हो वैसा बोलिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है। ठीक। शुभकामनाएं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।